सीतापुर नाम का गांव था। वहां गोपाल और उसकी पत्नी मालती अपना गांव ज्यादा कर्ज और सूखा पड़ने की वजह से छोड़कर जा रहे थे। गांव के सरपंच ने उनकी जमीन उनसे ले ली थी। सरपंच साहब, थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए। मैंने मजदूरी करना शुरू किया है। मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। अब मैं और नहीं रुक सकता। तुमने सारे गांव से कर्ज ले रखा है। सरपंच ने उनके पास जो कुछ बचा था वो सब कुछ ले लिया और उन्हें गांव से बेदखल कर दिया। एक छोटा सा घर बचा था, उन गांव वालों ने हमसे वो भी छीन लिया। मैं और करूं तो करूं क्या? जी मैं सुबह से चल रही हूँ, बड़ी धूप लग रही है। रहम करके हमें कहीं रुक जाना चाहिए। बस थोड़ी सी दूर और एक कस्बा दिखाई दे रहा है। हमें वहाँ जाना चाहिए। वहाँ जरूर कोई ना कोई काम हमें मिल जाएगा। मुझे चक्कर भी आ रहा है और मेरे पाँव में चप्पल न होने की वजह से छाले भी पड़ गए हैं। रुक जाइए ना। अच्छा चलो, एक दरख्त नजर आ रहा है, हमें वहाँ रुक जाना चाहिए। वहाँ रुककर बचा हुआ खाना खा लेते हैं। गोपाल और मालती उस कस्बे से ठीक थोड़ी ही दूरी पर एक दरख्त के नीचे आराम करने लगते हैं। थोड़ी सी सूखी रोटी है बस। अगर ये भी खत्म हो गई तो कहीं भूख से हमारी जान ही ना निकल जाए। तुम फिक्र मत करो, हम थके हैं, हारे नहीं हैं, जरूर जीतेंगे। गोपाल और मालती ने अपने पास रखी सूखी रोटी खाई और वहाँ पर थोड़ा आराम करने लगे। तब गोपाल की नजर उन्हीं के पास एक बनते हुए घर पर पड़ी, जहाँ पर एक ठेकेदार अपने मजदूरों से काम करवा रहा था। मालती, वो देखो, वहाँ पर एक ठेकेदार नजर आ रहा है। शायद हमें वहाँ कुछ काम मिल जाए। आप चलकर बातें कीजिए, मैं आती हूँ। गोपाल उस जगह जाता है और देखता है कि ठेकेदार अपने कामचोर मजदूरों से कह रहा है, सुबह से मैं देख रहा हूँ तुम सब ने बस ईंटें ही लाकर रखी है। किसी ने सीमेंट की तरफ देखा भी नहीं। काम करना तो दूर की बात है। हाँ तो खाना भी नहीं खाए क्या? इतना करते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्या करूं, कोई और मिल भी नहीं रहा, वरना तुम निकम्मों को काम से निकाल देता। अरे जब इतना घमंड है तो किसी और को काम पर क्यों नहीं रख लेते? हमें बस यहाँ पर चिल्लाने के लिए तुमने काम पर रखा है क्या? और नहीं तो क्या, हमें भी कोई काम की कमी नहीं है। मैं जाकर कहीं और काम कर लूंगा। जहाँ हमारी कोई इज्जत नहीं, मैं वहाँ काम नहीं करूंगा। ये अच्छा मौका है, मुझे यहाँ काम मिल सकता है, मैं वही करूंगा। गोपाल मौके का फायदा उठाकर वहाँ चला जाता है और ठेकेदार से कहता है, जी आप कहे तो मैं इस घर को बनाने के लिए मजदूरी कर लूं। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं काम बड़ी ही मेहनत और लगन से करके दिखाऊंगा। मेहरबानी कीजिए। लगता है नया बंदर मिल गया। ये अगर मेरा साथ दे तो मैं इन चोर मजदूरों को भगा दूं और इसे ही रख लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम चाहो तो इसी वक्त से शुरू कर सकते हो। बहुत मेहरबानी होगी मालिक, बस आप रहने खाने का इंतजाम करवा दीजिए। सिर्फ एक ही गुजारिश है आपसे, तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। तुम बस मेरा काम करके दे दो। ठेकेदार ने गोपाल की मजदूरी का फायदा उठाकर उसे अपने यहाँ काम पर रख लिया और गोपाल को एक छोटा सा झोपड़ा एक जंगल के किनारे पर दे दिया। मालिक बहुत अच्छे हैं, देखो उन्होंने हमारी कितनी मदद की। हमारे भी अच्छे दिन आ गए हैं। आपने सही कहा, कल से मैं भी आपके यहाँ मजदूरी करने आऊंगी और दोनों मिलकर पैसे कमा लेंगे। गोपाल और मालती दोनों ही मेहनत करके ठेकेदार के पास काम करते हैं और उन्होंने एक महीने में ही पूरा घर बनाकर तैयार कर दिया। गोपाल और मालती अपने हक के पैसे ठेकेदार के पास लेने गए, लेकिन ठेकेदार ने उनसे कहा, कैसे पैसे? मैंने कहा था कि पैसे दूंगा। मैंने तो बस खाने और रहने की बात की थी और अब मेरा घर बनकर तैयार है। ये तो हमारे साथ गलत हुआ है, आपने हमें धोखा दिया है। मेहरबानी करो और हमें हमारे पैसे दे दो। मेहरबानी कीजिए और हमारे पैसे दे दीजिए। तुम मेरे पास चाहे जितना रो लो, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। और उस झोपड़े को भी खाली कर देना, यहाँ पर दूसरे मजदूर हैं,
उस झोपड़े को मुझे उन्हें देना है। गोपाल और मालती ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन ठेकेदार ने उन्हें झोपड़ी से भी निकाल दिया। घर और पैसे ना होने की वजह से उन्हें फिर से रास्ते पर आना पड़ा। कुछ दूर घने जंगल में चलने के बाद हमारी किस्मत बेहद खराब है। हमने ऐसा क्या गुनाह किया है? हमें ऐसी सजा क्यों मिल रही है? जरूर पिछले जन्म में हमने कोई गुनाह किया होगा, वरना मालिक हमारे साथ ऐसा थोड़ी करेगा। अब तो न खाने को खाना है, न रहने की कोई जगह है। कुछ दूर और चलते चलते उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक छोटे से चील के बच्चों को जंगली सुअर परेशान कर रहा है। वो देखो, वहाँ पर कुछ जंगली सुअर चील के बच्चों को परेशान कर रहे हैं। हमें उन्हें बचाना होगा। कम से कम कुछ तो अच्छा कर ले हम। हट जा! हट! गोपाल उन सुअर को भगा देता है, चील के छोटे छोटे बच्चों को बचा लेता है। तब उनकी माँ वहाँ आ जाती है और कहती है, शुक्रिया, तुमने मेरे बच्चों की मदद की। ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगर तुम ना होते तो वो मेरे बच्चों को और परेशान करते। तुम बात कैसे कर रही हो? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा। मैं एक मायावी चील हूँ। मेरा घोंसला तेज आंधी और तूफान की वजह से उजड़ गया। अब क्या बताऊँ बहन, घर तो हमारा भी उजड़ गया है। तुमने मेरे बच्चों की जान बचाई। ये लो, ये तोहफा मेरी तरफ से। उस चील ने एक बड़ी सी उड़ान ली और अपनी ताकतों की मदद से उन्हें एक बड़ा सा घोंसले का घर बनाकर दे दिया और कहा, एक बड़ा सा घोंसले का घर, इसमें तुम अपनी बीवी के साथ रह सकते हो और अब तुम अपने गुणों और मेहनत से बहुत अच्छा घर और मकान बनाओ। अब से मैं तुम्हें दुआ देती हूँ कि लोग अपना घर तुमसे ही बनवाएंगे। इतना कहकर चील अपने बच्चों को लेकर उड़ गई। मालती और गोपाल की जिंदगी में मानो खुशियाँ आ गई। गोपाल उस घोंसले के घर में ही रहने लगा, जो कि खूबसूरत था। देखते ही देखते गोपाल ने अपना कारोबार भी वहाँ पर शुरू कर दिया। ये सब कुछ उस चील की वजह से हुआ है। हमने कितने सालों तक अपने घर का इंतजार किया था और अब देखो, पूरे गांव में हमारी ही चर्चा है। सब कोई हमसे ही घर बनवाना चाहता है। इसीलिए कहते हैं ना कि सबकी मदद करनी चाहिए। जो हमारे पास है उतना ही काफी है। गोपाल और मालती के घोंसले के घर के बारे में उस घमंडी ठेकेदार को पता चल जाता है और वो उनके बड़े से घोंसले के घर में अपने मजदूरों को लेकर जाता है। तुम दोनों जंगलियों की इतनी हिम्मत कि यहाँ आकर बस गए हो और मेरा कारोबार चौपट करने में लगे हो। तुम्हारी तो मेरे मजदूर तुम्हें सबक सिखाएंगे। बड़ा नाम सुना है तुम्हारे घोंसले के घर के बारे में। मेरे मजदूर इसे तोड़ गिराएंगे। इस घर को तोड़ दो, इनके सामान बाहर निकालकर फेंक दो। जी मालिक, अभी देखिए। ऐसा ना कीजिए, ये घर बड़ी ही मुश्किल से बनाया है हमने। ऐसा मत कीजिए। जैसे ही ठेकेदार के मजदूर वहाँ हमला करने जाते हैं, वहाँ वो जादुई चील आ जाता है और उन मजदूरों के सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर ठेकेदार और मजदूर डर जाते हैं और उनके कदम अपने आप पीछे हो जाते हैं। अगर तुम में से किसी ने भी एक कदम आगे रखा तो उसका बहुत बुरा अंजाम होगा। चील के इतना कहने पर ही मजदूर और ठेकेदार डर जाते हैं। तुम्हें पता तो है ना कि चील कैसे लोगों की आँखों को निकालते हैं? मैंने सुना है कि चील आंखें निकाल लेते हैं। मैं तो चला, मुझे माफ करना गोपाल। ठेकेदार अपने मजदूरों को वहीं छोड़कर चील से डरकर भाग जाता है। तब गोपाल मजदूरों से कहता है, देखा तुमने कैसे तुम्हारे मालिक तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मेरे साथ हाथ मिला लो। मैं तुम्हें अच्छे पैसे और अच्छा काम दूंगा। ठीक कहा तुमने, अब हम हलाल कमाई करेंगे। चील ने एक बार फिर उनकी मदद की और आसमान में उड़ गया। गोपाल और मालती अपने घोंसले के घर में खुशी खुशी रहने लगे। गोपाल उस शहर का सबसे बड़ा ठेकेदार बन गया और मजदूरों के साथ लोगों का घर बनाकर उन्हें देने लगा। मीरपुर नाम का एक गांव था। गांव में जग्गू नाम का एक भिखारी रहता था।
जग्गू के 2 बच्चे थे, राजू और मिनी। अब्बा, क्या हम लोग हमेशा से गरीब हैं? नहीं बेटा, हम हमेशा से गरीब नहीं हैं। मेरे वालिद साहब, मतलब तुम्हारे दादा एक दौलतमंद शख्स थे। उन्हें एक मर्तबा जंगल में पनीर का घर मिला था। उस घर से कितना भी पनीर निकालना मुमकिन था। अब्बू जान जादुई पनीर घर से पनीर निकालकर पास वाले शहर में सारे पनीर फरोख्त किया करते थे। पनीर फरोख्त कर मेरे वालिद काफी दौलतमंद हो गए। लेकिन फिर एक रोज गांव के मुखिया कबीर सिंह को जादुई पनीर घर के मुताल्लिक खबर हो गई। भूपेंद्र, मुझे खबर मिली है कि तुझे जंगल में कोई पनीर घर मिला है। जी मुखिया जी, मिला है, और उसी से मुझे इतनी दौलत हासिल हुई है। अब दौलत के मामले में मैं कुछ ही रोज में आपको पीछे छोड़ दूंगा। पूरे जिले में जितनी भी डेयरियां हैं, उन सबको मैं ही पनीर की सुपुर्दगी करता हूं। इस पूरे गांव की हर चीज पर सबसे कब्ल मेरा हक है। तुमने मुझे बताए बगैर जादुई पनीर घर से खूब कमाई की है, इसलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। मुखिया ने अब्बू जान से उनका सब कुछ छीन लिया और उन्हें गांव से बाहर कर दिया। हालांकि अब्बू जान गांव के आसपास मंडराते रहे और जब किसी ने उन्हें काम नहीं दिया तो भीख मांगकर अपना गुजारा करते रहे। बेटा, तब से हम गरीब हैं। अब्बू जान, वो पनीर घर क्या अभी भी जंगल में है? नहीं, अब उस पनीर घर की कोई खबर नहीं है। जब मुखिया पनीर घर से पनीर निकालने पहुंचा तो वो घर गायब हो चुका था। तब से उस पनीर घर का कुछ पता नहीं है। किसी रोज जग्गू के खानदान की बहुत बुरी हालत हो जाती। अब्बू जान, आज राजू को बुखार है। हम दोनों ने 2 रोज से कुछ नहीं खाया है। कुछ खाने को लेकर आइए। हाँ बेटी, मैं अभी किसी के घर से कुछ मांग कर लाता हूँ। उस रोज जग्गू गांव के घर घर घूमता रहा, लेकिन किसी ने उसे कुछ नहीं दिया। जग्गू जब मुखिया के घर पहुंचा तो उसे घर के अंदर से गर्मा गर्म पराठों की खुशबू आ रही थी। मुखिया जी, दरवाजा खोलिए, मैं जग्गू। मेरे बच्चे बीमार और भूखे हैं, उन्हें कुछ खाने के लिए दे दीजिए। जग्गू, तो फिर से यहाँ चला आया? दफा हो जा यहाँ से, वरना अभी अपने मुलाजिमों से कहकर तुझे गांव से बाहर निकलवा दूंगा। तुझे गांव में रहने दे रहा हूँ, इसे ही मेहरबानी समझ। इससे कब्ल की मुखिया अपने मुलाजिमों को भेजता जग्गू सड़क पर एक कोने में छिप गया। कुछ देर बाद मुखिया घर में ताला लगाकर अपने मुलाजिमों के साथ कहीं चला गया। जग्गू ने सोचा कि वो अपने बच्चों की खातिर खाना चुराएगा। दीवार से कूदकर जग्गू मुखिया के घर में दाखिल हो गया। उसने 5-6 पराठे चुराए और भाग निकला। उस रोज जग्गू के खानदान का पराठों से पेट भरा। भरी दोपहरी में जब पूरे गांव में सन्नाटा था और जग्गू और उसके बच्चे सो रहे थे, तो एकाएक किसी ने जग्गू के घर का दरवाजा तोड़ दिया। जग्गू और उसके बच्चे खौफ के मारे कांप गए। दरवाजे पर मुखिया और उसके मुलाजिम डंडे लेकर खड़े थे। जग्गू, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि तूने मेरे घर में घुसकर चोरी की। सीसीटीवी कैमरे में मैं तेरी सारी हरकतें देखकर आ रहा हूं। मुलाजिमों, जग्गू की जमकर पिटाई करो और इन तीनों को गांव से बाहर फेंक दो। ऐसा कहकर मुखिया वहां से चला गया। मुखिया के दोनों मुलाजिम जग्गू को बुरी तरह लाठियों से पीटने लगे। राजू और मिनी अपने वालिद को इस तरह पिटते हुए देख न पाए। दोनों ने अपनी अपनी गुलेल उठाई और मुखिया के मुलाजिमों के सीधे सिर पर गुलेल से पत्थर मारा। दोनों आदमी अपना अपना माथा पकड़कर बैठ गए। अरे मार डाला रे! अब्बू जान, जल्दी भागिए! तीनों लोग घर छोड़कर जंगल की जानिब भागे। मुखिया के दोनों मुलाजिम उनके पीछे पीछे भागे। जग्गू कहां तक भागेगा? तुझे और तेरे बच्चों को मैं नहीं छोड़ूंगा।
मुखिया के दोनों मुलाजिम जख्मी शेरों की मानिंद जग्गू पर और उसके बच्चों के पीछे भाग रहे थे। ये हम किस आफत में फंस गए अब्बा, अब क्या करें? जग्गू को लग रहा था कि वो और उसके बच्चे अब नहीं बच पाएंगे। तभी यकाएक जग्गू और उसके बच्चों को पनीर का घर नजर आया। तीनों लोग पनीर के घर में दाखिल हुए। इससे कब्ल की मुखिया के मुलाजिम पनीर घर तक पहुंचते पनीर घर गायब हो गया। पनीर घर में तुम लोगों का खुशामदीद। इस जादुई घर से तुम जितना चाहो उतना पनीर निकाल सकते हो। क्या तुम वही पनीर घर हो जो मेरे वालिद साहब को मिले थे? हाँ, मैं वही हूँ। मैंने तुम्हारे वालिद को मना किया था मेरे जरिए कमाई गई दौलत का दिखावा न करना। अगर मेरे मुतालिक किसी को कुछ मालूम हो गया तो मैं गायब हो जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे वालिद माने नहीं और आखिरकार मुखिया को मेरे मुतालिक खबर हो गई और तब मुझे गायब होना पड़ा। तुम वही गलती ना करना जो तुम्हारे वालिद ने की थी। नहीं, मैं ऐसी गलती हरगिज नहीं करूंगा और तुम्हारे मुतालिक किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर फिर भी मेरे बताए बगैर किसी को तुम्हारे मुतालिक इल्म हो गया तो क्या होगा? तुम इसकी फिक्र ना करो, वो सब मैं संभाल लूंगा। सबसे कब्ल जग्गू और उसके बच्चों ने पेट भरकर पनीर खाया। पनीर तो बहुत जायकेदार है अब्बू जान। मालूम होता है जैसे वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम दूध में डालकर खा रहे हैं। बच्चों, हम कल से पनीर फरोख्त करने जाएंगे, लेकिन हम अंधाधुंध कमाई नहीं करेंगे। हम उतना ही फरोख्त करेंगे जितने की हमें जरूरत होगी। उधर मुखिया गुस्से से पागल हो रहा था। तुम दोनों ने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। दोनों खुद को जख्मी कराकर चले आए और कह रहे हो कि वो तीनों यकायक जंगल में गायब हो गए। अब मुझे रंगा और मुन्ना को भेजना पड़ेगा। मुखिया ने अपने मुलाजिमों को जंगल के बाहर चौकीदारी पर लगा दिया। मुखिया के मुलाजिमों ने देखा कि जग्गू, राजू, मिनी रोजाना पनीर लेकर बाजार में फरोख्त करने जा रहे हैं। उन्होंने ये बात जाकर मुखिया को बताई। पिछले मर्तबा तो वो पनीर घर नामालूम कहाँ गायब हो गया था। इस मर्तबा मुझे वो हर सूरत में चाहिए। अगले रोज जैसे ही जग्गू का खानदान जंगल से बाहर निकला, मुखिया ने उसे पकड़ लिया और तीनों के हाथ बांध दिए। अब तुम तीनों चुपचाप मुझे उस पनीर घर तक ले चलोगे, वरना मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि तुम खुद की शिनाख्त नहीं कर पाओगे। जग्गू, राजू और मिनी मुखिया को कई घंटों तक घुमाते रहे, लेकिन पनीर घर तक लेकर नहीं गए। जग्गू, बहुत देर हो गई। मालूम होता है तू मेरे साथ होशियारी दिखा रहा है। मुलाजिमों, इसके बच्चे को गहरे तालाब में फेंक दो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ न करिएगा। मैं लेकर चलता हूँ। आखिरकार जग्गू मुखिया को पनीर घर तक लेकर पहुँचा। तो ये रहा पनीर घर। मुलाजिमों, इन सबको दरख्त से बांध दो। हम पनीर घर के अंदर घूमने जाएंगे। जैसे ही तीनों अंदर दाखिल हुए, ढेर सारा पनीर उनके ऊपर गिर पड़ा। मुखिया और उसके मुलाजिम पनीर के ढेर के नीचे दब गए। कोई बचाओ, कोई मेरी हिफाजत करो। मेरी सांस रुक गई, मेरा दम घुट रहा है। कब्ल जुबान दो मुखिया कि तुम कभी जग्गू के खानदान को परेशान नहीं करोगे और मुझे कभी नहीं तलाशोगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं गांव के किसी शख्स को परेशान नहीं करूंगा। मुझे बचाओ। तब मुखिया के ऊपर पड़ा पनीर का ढेर गायब हो गया। मुखिया और उसके मुलाजिमों ने जग्गू, राजू और मिनू को खोल दिया और फिर अपने घर भाग गए।